नमस्कार। आज की वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में या पिछले अध्याय में आपने भारत का वनस्पति के बारे में पढ़ा था। भारत की वनस्पति का वितरण पढ़ा था, वनों का प्रकार है, वनों की वितरण है, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ है, वन किस प्रकार से मर्दा को मर्दा को सक्सेस करते हैं, इस बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक लिया है, इसमें वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। भारत के भूगोल में अपन वाटर रिसोर्स के बारे में बात करें तो जल संसाधन, जल एक ऐसा संसाधन है जो मानव जीवंतों के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक संसाधन है। इसके बिना मनुष्य बिना भोजन के लगभग 1 महीना तक रह सकता है, परंतु जल के बिना 1 हफ्ता भी रहना मुश्किल है। इसलिए जल एक आर्थिक सामाजिक विकास का मूल आधार है। इसलिए जल सभी कार्यों के लिए, मानव जीवंतों के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कृषि में, फसलों में, सभी में जल का उपयोग किया जाता है। तो जल मुख्य तत्व है जो आर्थिक विकास में, सामाजिक कार्यों में, उद्योगों में, सिंचाई में, सब में इसका उपयोग किया जाता है। मानव दैनिक जीवन में पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वस्त्र वगैरह धोने के लिए, बर्तन है, घर में काम आने वाले घरेलू कार्य करने के लिए, अन्यत्र साफ सफाई वगैरह है, इन सभी कार्यों में जल का उपयोग करता है। मुख्यतः इसका उपयोग है पीने के लिए और कृषि कार्य करने के लिए। तो जल का जो उपयोग है या उत्पादन है, इसकी पूर्ति है, किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से है। भारत में जो जल है या भारत में जो जलवृष्टि है, वर्षा का जो प्राप्ति है, उससे मुख्य प्रकार वर्षा की द्वारा ही है। जो वर्तमान में जल जो है उसे 2 प्रकार में इसका उपयोग किया जाता है। एक सतही जल है, सतही जल, दूसरा भौम जल यानी सरफेस वाटर। एक तो सरफेस वाटर हो गया, दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। दो प्रकार के जल के स्रोत है प्रेजेंट टाइम में जब भारत में जिसके द्वारा जल का उपयोग किया जाता है, सतही जल और भौम जल। जल की आपूर्ति मुख्यतः धरातल पर वर्षा के द्वारा ही होती है। कोई सा भी कारण हो या किसी प्रकार से भी हो, धरातल पर या भूमिगत जल की आपूर्ति या सागरों में किसी प्रकार से जो पूर्ति होती है वो वर्षा है। मूल जो तत्व है मुख्यतः भारत में या विश्व की बात करें अपन तो विश्व में या धरातल पर जो विश्व धरातल उसका लगभग 71% भूभाग जल से ढका हुआ है। यानी जलमंडल क्षेत्र में फैलाव जो महासागरों से घिरा हुआ है। इसमें आगे 5-6 जो महासागर, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है या हिंद महासागर है, आर्कटिक है, अंटार्कटिका आदि आते हैं। 70 संसार है धरातल का, भूमि का कुल 71% जल से ढका हुआ है और 29% भाग स्थल से परावर्त है। तो 70% जो जल सागरों में है, जिसका अधिकतर जो जल जो पड़ा हुआ है या अवस्थित है वो सागरों में है। जो लवणीय खारा पानी है, लवणीय, इसका प्रत्यक्ष लाभ न होकर इसका अप्रत्यक्ष लाभ जरूर होता है। इस सागरों के जो सागरीय जल की मात्रा है उसका 71% जो जल है उसका मनुष्य सीधा उपयोग नहीं कर पाता, फिर भी परंतु इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग कर पाता है। कैसे कि जो सागरों में जो जल क्षेत्र है उसका तापमान के द्वारा वाष्पीकरण होता है। सागरों से जो जल क्षेत्र है वो जो भी ताप के द्वारा अधिक गर्म होने पे से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में, किसमें, आर्द्रता के रूप में, जलवाष्प के रूप में आ जाता है।
आर्द्रता यानी जलवाष्प। ह्यूमिडिटी, सागरों पर ताप या सागरीय भाग पर जब ताप की मात्रा अधिक होने से जल का गैसीय रूप बनकर वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में आ जाता है, जिसे बोलते हैं जलवाष्प या आर्द्रता। और ये आर्द्रता जब कभी किसी कारण से, भौतिक कारणों से या वायु के प्रभाव से या तापमान में कमी आने के कारण या अन्य किसी भी वायरस से ठंडा गर्म होने के कारण उसमें ताप में परिवर्तन होता है, तो जो जल वाष्प होती है वो वायुमंडल में रुक नहीं नहीं पाती है, ताप में कमी हो जाती है, तो जलवाष्प जल बूंद रूप में और या हिमकणों के रूप में जल बूंद या हिम के रूप में धरती पर गिर जाती है, जिसे बोलते हैं वर्षा या वृष्टि। चाहे हिमपात के रूप में हो, चाहे ओलावृष्टि के रूप में हो, चाहे जल बूंद के रूप में वर्षा होती है, वो किसी न किसी रूप में वायुमंडल से जो धरातल पर जल गिरता है उसे बोलते हैं वृष्टि या वर्षा। ये वर्षा जो धरातल पर गिरता है उसे वो दो प्रकार से होता है। एक तो जो पानी गिरा सतह पे दौड़ता है, सतह पर धरातल पर जो पानी गिरा वो सतह पे दौड़ेगा, गति करेगा, प्रवाह करेगा, रन ऑफ वाटर, यानी सतही जल, यानी धरातल पर जो पानी गिरने के बाद दौड़ता है, नदी के रूप में, स्रोतों के रूप में, सरता के रूप में बहता है, तो सतही रूप में जानते हैं उसे। दूसरा है एक जो जल जो भूमि पर गिरने के पश्चात उसे मृदा या मिट्टी सोख लेती है और वो भूगर्भ के या ढाल के भीतर जो सेल होती है, जो ऊपर चट्टान जो मुलायम सेल होती है, कॉमन सेल होती है, इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्रों के द्वारा वो जल सोख कर नीचे चला जाता है और वो भूमि जल के रूप में जो प्रवेश से चट्टानें होती है, प्रवेश से चट्टान सेल होती है, उन्हें पार करके प्रवेश से सेलों के ऊपर आकर रुक जाता है। यानी सेलें धरातल के नीचे दो प्रकार की सेलें होती है। ऊपर तो जो सेल होती है वो जैविक सेल है या मृदा होती है, उसमें मोटे मोटे कण या कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं। बाकी निचली जो सेल होती है वो कठोर या घनीभूत होती है, उसके नीचे और विखंडित या अविखंडित सेलें होती है। यानी दो धरातल के नीचे जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पारगम्य और एक अपारगम्य, यानी प्रवेश सेल और एक अप्रवेश सेल, पारगम्य सेल। दूसरी होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं अपारगम्य। ये धरातल पारगम्य सेल जब जल वर्षा के रूप में गिरता है तो धरातल पर गिरता है, और धरातल पर कुछ पानी तो तेज बहाव के कारण साथ नदी के रूप में, नाले के रूप में गति कर जाता है। कुछ जल मृदा या मिट्टी जो जल जो मृदा है, धूल कण है, उस मिट्टी को सोख लेते हैं और अंदर द्वारा नीचे चला जाता है, वो पारगम्य सेल द्वारा रिस्क कर नीचे चला जाता है। कुछ सेल कुछ जो मात्रा होती है वो ऊपरी सेल पे रहती है, पानी ऊपरी बना रहता है, वो वाष्पन द्वारा वापस ताप द्वारा वायुमंडल में मतलब उड़ जाता है या वाष्पन हो जाता है। ज़्यादा अधिक वर्षा होने पे नमी की मात्रा अधिक बनी रहती है, पानी गिरता रहता है, वर्षा होती रहती है, नदी नाले बहते रहते हैं, तो लगातार पानी गिरने से जो जल रिस्क कर धरातल के नीचे चला जाता है और पारगम्य सेलों को पार करके अपारगम्य सेलों तक आकर रुक जाता है। यहाँ पर अगर ठहर जाता है उसे बोलते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल या भौम जल। ये जल अपन इस जल को कृषि कार्य करने के लिए, पेयजल आपूर्ति करने के लिए, उद्योगों के लिए, जहाँ पर जल के पर्याप्त स्रोत नहीं है या पर्याप्त वर्षा नहीं होती है या सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वहाँ पर ट्यूबवेल्स हैं या कुएँ हैं, खुले कुएँ, कच्चे कुएँ या पक्के कुएँ बनाकर या ट्यूबवेल बनाकर अपन पानी निकाल कर भूमि जल का उपयोग करते हैं, जो सिंचाई करने के लिए या पेयजल आपूर्ति करने के लिए, नगरों को सप्लाई करने के लिए किसी न किसी रूप में काम में लिया जाता है। तो ये दो प्रकार का जो जल क्षेत्र हो गया, ये सतही जल हो गया और ये भूमि
भूमिगत जल हो गया। सतही जल और एक भूमिगत जल। भारत में जो वर्षा होती है उसका अपन बात करें तो जो जल प्राप्ति होती है उसमें लगभग 1869 घन मीटर, 1800 अरब घन मीटर जल की प्राप्ति होती है वर्षा के द्वारा। नदी नाले जो भी सतही जल है मतलब कुल जल की प्राप्ति होती है 1869 अरब घन मीटर की प्राप्ति होती है। उसमें से केवल 1123 अरब घन मीटर जल ही उपयोग के लिए योग्य रहता है। बाकी जो बचा वो सागरों में या झीलों में या बांधों में या किसी खाड़ी में जाकर गिर जाता है। 1123 अरब घन मीटर का ही योग्य जल है जिसका उपयोग कर पाते, जो सिंचाई में पेयजल आपूर्ति करने के लिए या उद्योग में किसी काम में ले आता है। इसमें से भी लगभग 690 अरब घन मीटर जल सतही जल का संयोग है और बाकी बचा 433 अरब घन मीटर जल भौम जल का उपयोग है। भौम जल कुल जल जो जल प्राप्ति होती है धरातल पर या भूतल पर अपने भारत के में बात करें तो 1869 अरब घन मीटर जल का स्टोरेज है। यानी चाहे नदी के रूप में हो, चाहे नाले के रूप में, चाहे बांध पड़ा हो, उसकी बात करें, मीठे पानी की बात कर रहे हैं। और बाकी उसकी बात करें उसमें से केवल 1123 अरब घन मीटर ही जल का उपयोग कर पाते हैं। उसमें दो का जो बताया मैंने 1123 अरब घन मीटर जल, उसमें 690 अरब घन मीटर जल तो सतही का जल जिसमें नदी वगैरह आती है, जो आपकी नदियों का है। नदियों में जो मुख्य जो नदियाँ होती है उसमें 60% जो जल क्षेत्र है इन नदियों में 690 जो अरब घन मीटर जल उपयोग करते हैं। सतही जल की बात कर रहे हैं। इसमें लगभग 60% जल का उपयोग या जल जो प्राप्त करने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य 3 नदियां हैं। वो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। मतलब 3 नदियों का ज़्यादा सहयोग है। एक मतलब 2-3 ही ज़्यादा सहयोग 3 नदियों का है, ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का और गंगा का। बाकी जो बचा दक्षिण भाग जो नदियां हैं उसमें 40% सहयोग करती है। भौम जल में 423 अरब घन मीटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये तो था इसका वितरण। अब बात करते हैं जल चक्कर। मैंने अभी बताया धरातल मतलब जल चक्कर, जल का प्रक्रम क्या है। जो भी वर्षा होती है या वाष्पीकरण होता है या धरती पर पानी बहता है उसका संबंध किसी न किसी रूप से सागरों से होता है। और सागरों पर मैंने बताया, सागरों पर जब तापमान पड़ता है, दिन में इसमें ताप रहता है, रात में तापमान कम हो जाता है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण वायुमंडल में आर्द्रता मात्रा बढ़ जाती है। और आर्द्रता मात्रा बढ़ जाने से जो आर्द्रता मात्रा बढ़ती है उससे ये ताप से, और ये ताप बढ़ने पर सागरों में ताप के बढ़ने से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से आर्द्रता मात्रा आ जाती है वायुमंडल में, और आर्द्रता जब संघनन होता है मतलब ताप कम होने पर, ताप कम होने पर क्या होता है? संघनन। मतलब वर्षण, वर्षा के रूप में धरती पर पानी गिरता है। तो ये जल चक्कर हो गया। सागर से वायुमंडल, वायुमंडल से धरातल, धरातल से
सागर, जो पानी सागर से पानी उड़ा वाष्पीकरण रूप में वो आया वायुमंडल में, वायुमंडल से जो वर्षा के रूप में पानी धरती पे गिरा, उसमें कृषि कार्य में काम में लिया, पेयजलापूर्ति काम में लिया, उद्योग में काम में लिया, उसका वाष्पोजन हो गया, उसका वाष्पीकरण हो गया, कुछ पानी भूमिगत जल के रूप में चला गया, और कुछ पानी उसका ज़्यादा पानी का जो मात्रा होती है वो प्रवाहित होती हुई सागर में गिर जाती है। जो पानी मिट्टी एब्जॉर्ब किया, जो जितना भी मात्रा में पानी धरती ने इसको सोख लिया था, उसका मनुष्य ने अपने निजी कार्य करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए कुएं से बाहर निकाला, ट्यूबवेल से बाहर निकाला और कृषि कार्य किया। उसमें कृषि कार्य करते समय फिर पानी फिर वो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है, फिर वर्षा होती है, फिर वो बहकर सागरों में गिर जाता है। तो ये प्रक्रम चक्र बनाता है। इस प्रकार सागर और वायुमंडल और धरातल से ये सब में एक सिस्टम बना होता है कि पानी सागर से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से वायुमंडल में आ गया, वायुमंडल से कहाँ आ गया, धरातल पर आ गया, धरातल से बहकर वो वापस सागर में चला गया। इस प्रकार ये जल चक्र का निर्माण करता है। जल कभी ऐसा नष्ट, जल की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जल की मात्रा कभी नष्ट नहीं होती। सतही जल की बात करें अपन, भारत में जो सतही जल की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। जो नदी क्रम की बात करें तो उसमें पहला आता है नदी क्रम में जो आती है आपकी ब्रह्मपुत्र है, नदी जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जल प्रवाह होता है। विश्व में इसका 8वां स्थान है प्रवाह जल संग्रहण करने में या प्रवाह करने में। 10वां स्थान आपको गंगा का आता है विश्व में, 10वां इसका 8वां स्थान है। इसके बाद में आता है सिंधु, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सिंधु है, फिर आपके नीचे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, तुंगभद्रा है, नर्मदा है, ताप्ती है, सवर्ण रेखा है, आदि नदियां हैं जो सतही जल के रूप में प्रकट होती है। इन नदियों द्वारा भारत में सिंचाई है, कृषि कार्य करने के लिए ऐसे प्रदेश जहाँ पर मुख्यतः उत्तर भारत में ज़्यादातर मैदानी भाग है, जहाँ पर ज़्यादातर मैदानी प्रदेश है, जो आपका सतलज सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो क्षेत्र है वो पूरा मैदानी प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तरी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार राज्य है, वेस्ट बंगाल है, और मेघालय है, इधर मणिपुर, इधर आपका मेघालय हो गया, और असम का कुछ भाग आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो क्षेत्र पूरा मैदानी भाग है, यहाँ की मिट्टी बहुत मुलायम और सॉफ्ट है। इस कारण यहाँ पर जो नदी बहती है उसके साथ पानी भी मिट्टी में सोख लिया जाता है, और सोखने से पानी की मात्रा बराबर बनी रहती है। दूसरे कारण इसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर भूमि जल का जो वाटर लेवल वो भी ऊँचा रहता है। इस कारण सिंचाई करने के लिए कोई भी काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर नदी नहरें दूर है उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर कुएँ से या ट्यूबवेल से पानी निकाल कर सिंचाई की जाती है। तो ज़्यादातर नदी बेसिनों में उत्तर भारत में जो मैदानी भाग है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा ये कृषि कार्य अधिक रूप में पानी में काम में लिया जाता है। दक्षिण भारत का जो भाग है वो क्या कठोर शैल का है। दक्षिण भारत है उसकी जो सेलें चट्टानें हैं वो कठोर से है, यानी पठारी भाग है। पठारी भाग
होने के कारण भूमि जल की मात्रा भी वहाँ कम है। वहाँ जो पानी गिरता है वो तुरंत प्रभावित हो जाता है, मिट्टी सोख नहीं पाती है, इसलिए भूमि जल की आपूर्ति नहीं बढ़ पाती है। इस कारण पठारी भागों पर जो पानी है वो जहाँ बांध के रूप में ही पड़े हुए हैं। बाकी वैसे मतलब भूमि जल की आपूर्ति कम होने के कारण यहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त संसाधन नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा बांध के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। आज के लिए अपने इतना ही कर पाएंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको सतही जल के साथ साथ आपको भूमि जल के बारे में चर्चा करेंगे।